जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो है का रिज़ल्ट आपको 10 जनवरी को आने की जो है संभावना थी अखबार के मुताबिक। लेकिन हुआ क्या कि प्रक्रियाओं को देखते हुए जो है चैलेंज क्वेश्चन, फिर से नई आंसर की आना, फाइनल आंसर की आना, इन सबको लेते हुए 17 जनवरी को जो है आपके रिज़ल्ट आने वाले हैं। तो पेपर पे जो है वीडियो नहीं आ पाई थी, उसका कारण था कि हेल्थ इशू और था, ऊपर से आरपीएससी असिस्टेंट का एग्ज़ाम था जो कि हमें देने जाना था। तो आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज का जो है पहला प्रश्न। ये भी लंबी वीडियो नहीं रहेगी, 20 से 25 क्वेश्चन की जो है वीडियो रहेगी और इसे कई पार्ट में हम बनाएंगे। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि परिवार पुरुष पर आधिपत्य व ईर्ष्या तथा संपत्ति में वृद्धि एवं संपत्ति बोध का परिणाम है? लेविस मॉर्गन, वेस्टरमार्क, आर्लोवी या पीएन प्रभु? तो यह जो स्टेटमेंट है कि परिवार पुरुष आधिपत्य और ईर्ष्या तथा संपत्ति में वृद्धि एवं संपत्ति के बोध का परिणाम था या है, यह वेस्टरमार्क का जो है कथन है। अगला प्रश्न है, ए वर्कर हु प्रोसेसेस ए diversity of skill or qualification and therefore available to move easily from the job to job called। मतलब एक ऐसा वर्कर जो अपने विषय क्षेत्र में स्किल्ड है, कौशल लेबर है, क्वालिफाइड है, वह आसानी से एक जॉब से दूसरी जॉब में जा सकता है, तो उसको क्या कहेंगे? इंडस्ट्रियल वर्कर कहेंगे, पोर्टफोलियो वर्कर कहेंगे, पार्टिसिपेटरी वर्कर कहेंगे या ऑर्गेनाइज्ड वर्कर कहेंगे? तो इसको जो कहते हैं ना कि जो स्किल्ड रहते हैं, जो क्वालिफिकेशन वाले वर्कर होते हैं, उनको पोर्टफोलियो वर्कर कहा है। अगला है, इमाइल दुर्खीम की काल जो है पुस्तकें हैं, इनको काल कृतियों के अनुसार लगाना है। तो द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी मेथड यहाँ पे दी हुई है, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी दी हुई है, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ है, और ए सुसाइड इन हिस्ट्री जो है यहाँ पे दी गई है। तो द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी मेथड जो है 1893 में आई पुस्तक है इनकी, और द डिवीज़न ऑफ लेबर सोसाइटी इनकी पुस्तक पहली पुस्तक मानी जाती है। तो यहाँ ऑप्शन से ही देख के हम कर सकते हैं कि बी ऑप्शन जो है हो जाएगा। उसके बाद द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी मेथड है। उसके बाद जो है दी सुसाइड पुस्तक, जिसमें इन्होंने तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करके जो है अपना अध्ययन किया है। उसके बाद द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में इन्होंने जो चर्चा की है वह अपने धर्म के बारे में, इन्होंने सामाजिक धर्म की चर्चा की है और टोटमवाद की चर्चा की है। तो आजकल जो प्रश्न आ रहे हैं वह डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं कि कौन से कंसेप्ट किस पुस्तक से संबंधित है या उन्होंने दिया है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा बी। तो यहाँ पे पूछा है, दुर्खीम इमाइल दुर्खीम आउटलाइन ए क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी, अरेंज द सोसाइटी ऑफ प्रॉपर सीक्वेंस। तो इन्होंने समाज के जो सीक्वेंस बताए हैं या क्रम बताए हैं विकास के, उसकी जो है सीक्वेंस बताना है। तो इसको अरेंज करना है। तो पहले जो है सिंपल सोसाइटी आएगी ही आएगी, तो पहले ये ऑप्शन हमारा निगलेक्ट हो गया, पहला ऑप्शन पहले पे रहेगा। उसके बाद सिंपल पॉली सिमेट्री सोसाइटी होगी, उसके बाद सिंपल कंपाउंड पॉली सिमेट्री सोसाइटी होगी, उसके बाद डबल कंपाउंड पॉली सिमेट्री सोसाइटी होगी। अर्थात सभी जो है जो सीक्वेंस में ही दिया हुआ है। तो ए बी सी डी हो जाएगा हमारा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि गहन परिस्थिति सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही नहीं है? कौन सा स्टेटमेंट जो है सही नहीं है? पृथ्वी पर मानवीय और गैर मानवीय जीवन के कल्याण और उन्नति का महत्व स्वयं में निहित है, सही है। मानव जीवन और संस्कृति की समृद्धि मानव जनसंख्या में समुचित कमी तथा संगत के साथ हो सकती है, यह भी कथन स्टेटमेंट सही है। मनुष्यों द्वारा अपनी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रकृति की समृद्धि और विविधता को कम करने का कोई अधिकार नहीं है। तो ऐसी बात नहीं, अधिकार मनुष्य का होता है, क्योंकि मनुष्य भी उसी प्रकृति का जो है इंसान है, इसलिए वह उसका उपयोग कर सकता है, लेकिन उचित उपयोग कर सकता है। गैर मानवीय जगत के साथ वर्तमान मानवीय हस्तक्षेप अत्यधिक तथा स्थिति में तेजी से बिगड़ रहे हैं। जब गैर मानवीय जगत के साथ वर्तमान मानवीय हस्तक्षेप, जैसे जहाँ मानवीय जगत यहाँ होना चाहिए अर्थात जंगलों में, डाइवर्सिटी स्पेस में, समुद्र में, तो वहाँ पे जब मानवीय हस्तक्षेप बढ़ रहा है तो वहाँ की स्थिति जो है तेजी से बिगड़ रही है, यह भी स्टेटमेंट जो है सही है। तो यहाँ जो है पूछा कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो वह ऑप्शन हमारा थर्ड हो जाएगा कि मनुष्यों को अपनी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रकृति की समृद्धि और विविधता को कम करने का कोई अधिकार नहीं है, यह गलत है। अधिकार है, लेकिन अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उपयोग करना, अंधाधुंध उपयोग नहीं करना, दुरुपयोग नहीं करना, तो इसलिए यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगला है विवरणात्मक अनुसंधान अभिकल्प का प्रयोग किया गया है। तो विवरणात्मक अनुसंधान अभिकल्प में क्या क्या उपयोग किया जाता है? विशिष्ट व्यक्ति, स्थिति अथवा समूहों के लक्षणों का सटीक चित्रण किया जाता है, सही है। उस आवृत्ति को निर्धारित करने के लिए जिसमें यह कुछ घटित होने से संबंध हो तथा वह किसी भी अन्य से संबंध हो, यह भी सही है। श्री परिवर्तित चरों के मध्य कार्य कारण संबंध की प्रकल्पना का परीक्षण, तो विवरणात्मक में प्रकल्पना का परीक्षण नहीं होता है, तो यह स्टेटमेंट गलत है। उस अध्ययन के लिए जिसमें पक्षपात को काफ़ी कम करने तथा विश्वसनीयता को अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है, तो यह भी जो स्टेटमेंट है हमारा सही है, विवरणात्मक अनुसंधान या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के संदर्भ में। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हमारा होगा 4, A, B और D। अगला प्रश्न है सामाजिक प्रक्रिया के मूलभूत प्रकार हैं। तो सोशल प्रोसेस के क्या क्या प्रकार होते हैं, ऐसा यहाँ पे पूछा गया है। तो सिलेक्शन जो है हमें 3 का करना है। तो सिलेक्शन जो हमें 3 का करना है, तो पर संस्कृति ग्रहण को एक सामाजिक प्रक्रिया नहीं माना गया है, सोशल प्रोसेस नहीं। आत्मसातकरण को सोशल प्रोसेस माना गया है। समायोजन को सोशल प्रोसेस माना जाता है। प्रतिस्पर्धा को सोशल प्रोसेस माना गया है। अगर यहाँ पे संघर्ष होता तो संघर्ष को भी सामाजिक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता, तो इन सब को माना गया है। विभेदन को नहीं माना गया है, पर संस्कृति ग्रहण को नहीं माना गया है। और यहीं जो है पर संस्कृति ग्रहण की जगह संस्कृति ग्रहण होता या सामाजिकरण होता तो उसको भी सोशल प्रोसेस माना जाता। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा 1, B, C और D। अगला प्रश्न है लेविस कोजर के अनुसार जो उन्होंने परिवार के 5 विभिन्न एवं अनुक्रम दिए हैं उसके क्रम क्या है उसको बताना है। तो लेविस कोजर ने जो क्रम बताया है, तो सबसे पहले इन्होंने कॉन्सिक्वेंस परिवार जो बताया है, अर्थात समरक्त विवाही परिवार। उसके बाद इन्होंने पुलानुवन परिवार बताया है। कौन सा? पुलानुवन। तो बी और ए हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन हमारे निगलेक्ट हो जा रहे हैं। उसके बाद जो है थर्ड ऑप्शन हमारा आ जाएगा सिमंडिसियन परिवार। पहले समरक्त परिवार, फिर समूह परिवार, फिर सिमंडिसियन परिवार की इन्होंने चर्चा की है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सी हो जाए, डी होगा। तो यहाँ सी जो है कट जाएगा, अर्थात थर्ड ऑप्शन कट जाएगा। उसके बाद आता है पितृसत्तात्मक परिवार और लास्ट में इन्होंने
पॉलीगैमस परिवार बताया है, अर्थात लास्ट में हमारा ई होगा, एक विवाही परिवार होगा। तो यहाँ केवल कॉमन सेंस का प्रयोग करना था आप लोगों को और आराम से यह क्वेश्चन हल हो जाता। तो ऑप्शन जो है बी सही है। एक बार फिर से हम क्रम देख लेते हैं। पहले कॉन्सिग्विंस परिवार होगा, फिर पुलानुवन परिवार होगा, उसके बाद सिमेंडेशियन परिवार होगा, उसके बाद पितृसत्तात्मक या पैट्रियार्कल सोसाइटी होगी, परिवार होगा, उसके बाद मोनोगैमस अर्थात एक विवाही परिवार होगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन के जो है स्टेज कौन कौन से हैं उसकी जो है चर्चा यहाँ पे करनी है। इसमें से 4 ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है, एक नहीं है। तो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, टेली कम्युनिकेशन कवरेज जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्रांति से जो है संबंधित है। उसके बाद द इनोवेशन ऑफ द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट, तो पर्यावरण के क्षेत्र में जो है आविष्कार जो है वह टेक्नोलॉजी से संबंधित है, ऐसा नहीं माना जा सकता। तो यह हो गया। द क्रिएशन ऑफ इंटरनेट, अर्थात इंटरनेट की जो है लाने में के कारण भी क्रांति आई है, टेक्नोलॉजी बढ़ी है, तो यह भी सही है। नेटवर्क टेक्नोलॉजीज एंड द प्रीवियस कंप्यूटिंग, यह भी कथन टेक्नोलॉजी से संबंधित है। और टेक्नोलॉजिकल लॉजी ऑफ लाइफ बायोटेक्नोलॉजी, अर्थात जेनेटिक इंजीनियरिंग, आज छोटे छोटे जो है जेनेटिक चीज़ें जो है उपयोग में की जा रही हैं, वह टेक्नोलॉजी की एक नई स्टेज के रूप में देखा जा सकता है। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह होगा थर्ड, ए सी डी। बी हमारा नहीं होगा, क्योंकि द इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट, अर्थात पर्यावरण के क्षेत्र में आविष्कार को हम टेक्नोलॉजी के स्टेट के रूप में नहीं देख सकते हैं। अगला स्टेटमेंट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइमलेस वाज गिवन बाय, अर्थात टाइमलेस का सिद्धांत किसने दिया है? स्कॉट लैस एंड जॉन उरी ने, डेविड हेल ने, मैनुअल कैसल ने, उलरिच बेक ने। तो यहाँ राइट आंसर जो होगा मैनुअल क्लेस ने जो है, कैसल ने टाइमलेस थियरी जो है दी है। नियमहीनता का सिद्धांत, समयहीनता का सिद्धांत, समयहीनता सिद्धांत मैनुअल कैसल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, टॉलगट पार्सन्स के विकास के अनुक्रम क्या है? जो उन्होंने सामाजिक विकास के क्रम बताए हैं तो वह क्या है? तो टॉलगट पार्सन्स ने जो बताए हैं, सबसे पहले तो आपका आदिम आएगा, आदिम आने के बाद उन्नत आदिम समाज आता है, उन्नत आदिम के बाद हमारा हो जाएगा, तो इसमें पहला ही ऑप्शन जो डी है वही राइट आंसर होगा। तो आदिम समाज हो गया नंबर 1 पे, नंबर 2 पे हमारा उन्नत आदिम समाज आएगा, नंबर 3 पे जो आएगा वह हमारा सी आएगा, आद्य पुरातन अर्थात प्राचीन समाज आएगा, नंबर 4 पे जो आएगा वह आएगा ई, उन्नत मध्यवर्ती समाज, और 5 पे जो है आधुनिक समाज को जो है टॉलगट पार्सन्स रखते हैं। इसके अलावा इसके बाद की स्टेज उत्तर आधुनिक या औद्योगिक कही जा सकती है। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हमारा थर्ड होगा। अगला है, नीचे दिए गए 2 कथन हैं। स्टेटमेंट पहला है, वे सामाजिक परिस्थितियां जिसमें व्यक्ति जन्म से अथवा बिना किसी प्रयास के तो इसे अर्जित कहते हैं और वह प्रदत्त परिस्थिति के रूप में जानी जाती है। तो जो भी परिस्थितियां व्यक्ति को जन्म अथवा बिना किसी प्रयास के अर्जित हो जाता है तो उसे किस प्रकार की परिस्थिति कहते हैं? प्रदत्त परिस्थिति कहते हैं। तो यह स्टेटमेंट जो है सही है।
अगला स्टेटमेंट है कि अर्जित परिस्थिति वह परिस्थिति होती है जिसे व्यक्ति स्वयं अर्जित करता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा पहला, दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों कथन सही है, सत्य है। अगला है सर्वेश्वर का तात्पर्य क्या है। तो सर्वेश्वर का तात्पर्य इसमें से क्या हो सकता है। यह मत कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, गलत। यह मत कि केवल एक ईश्वर का अस्तित्व है, तो यह भी गलत। अनेक ईश्वरों में विश्वास करना, यह भी कथन सर्वेश्वर नहीं है। यह मत कि ब्रह्मांड ईश्वर है, यह हमारा सर्वेश्वर का तात्पर्य होगा। एक पथ या अन्य में विश्वास का अभाव, यह भी नहीं होगा। अर्थात यह मानना कि हर कण में ईश्वर वास करता है, इसी को सर्वेश्वरवाद कहा जाता है। कण कण में ईश्वर है। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा केवल डी सही है। अगला है टालगट पार्सन्स के अनुसार किसी व्यक्ति के रोगग्रस्त होने पर आदर्श आत्मक प्रत्युत्तर है रोगी की भूमिका ग्रहण करना। रोगी की भूमिका या सिक रोल की यहाँ बात कर रहे हैं। तो सिक रोल के संदर्भ में कौन सी उसकी जो है विशेषताएं अर्थात कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बीमारी दिनचर्या वाले उत्तरदायित्वों को स्थगित कर देती है, अर्थात जो भी बीमारी होती है रोजमर्रा के कार्यों को या उत्तरदायित्व को स्थगित कर देती है, अर्थात रोक देती है, सही है। किसी भी व्यक्ति की बीमारी जानबूझकर उत्पन्न नहीं होती है, तो बीमारी हो जाती कोई जानबूझकर नहीं उत्पन्न करता, यह भी स्टेटमेंट सही है। किसी भी बीमार व्यक्ति आवश्यक रूप से स्वस्थ होना चाहता है, अर्थात प्रत्येक बीमार व्यक्ति स्वस्थ होना चाहता है, यह भी स्टेटमेंट सही है। किसी भी बीमार व्यक्ति को अपना ध्यान स्वयं रखना चाहिए। तो हमारा जो ये स्टेटमेंट है यह सिक रोल के संदर्भ में गलत नहीं है। तो सिक रोल के संदर्भ में जो स्टेटमेंट सही है वह यह होगा कि किसी बीमार व्यक्ति का जो है ख्याल उसके डॉक्टर हो गए, नर्स हो गए या उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा रखा जाना चाहिए, या वह अपेक्षा करता है कि ये सब लोग हमारी देखभाल करें। बीमार व्यक्ति को डॉक्टर की सलाह को अवश्य मानना चाहिए, तो यह भी सही है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन को छोड़कर बाकी जो है सही है, तो हमारा डी सभी में है, केवल ऑप्शन 4 को छोड़ के, तो ऑप्शन हमारा 4 सही हो जाएगा। तो यहाँ गिवन ब्लो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है या कथन है, उनमें से कौन से सही है कौन से गलत, तो आइए देखिए। तो यहाँ दिया है सैंपल साइज डिटर्मिनेशन इंडिकेट द नंबर ऑफ पीपुल इन द सैंपल एंड द प्रोड्यूसर यूज द कंप्यूट दिस नंबर। तो यह जो स्टेटमेंट है यह सही है कि सैंपल साइज जो है यह प्रतिदर्श को प्रदर्शित करता है, तो यह सही है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि ए लार्ज सिंपल विल प्रोवाइड लेस एक्यूरेसी इन द इन्फ्रेंस मेड। तो लेस एक्यूरेसी, तो लेकिन हम लोगों ने पढ़ा है कि जितना अधिक या बड़ा सैंपल होगा हमारी सटीकता जो है उतनी अधिक होगी। यहाँ पे पूछा है कि अगर लार्ज सैंपल है तो सटीकता कम होगी, तो यह स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो राइट आंसर हमारा 3rd हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। अगला प्रश्न है एल.टी. हॉबहाउस ने बौद्धिक विकास के संदर्भ में समाज का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। इन वर्गीकरण के सही अनुक्रम में व्यवस्थित करें। तो सही अनुक्रम में जो है व्यवस्थित करना है। तो प्राचीन कालीन या पूर्व बेबीलोनिया, मिस्र एवं प्राचीन में आधिपत्य आदिम सामाजिक संरचित विचारों के तत्वों का निर्माण। तो पहला जो होगा वह आदिम समाज में संरचित विचारों या तत्वों का निर्माण होगा। तो जहाँ जहाँ बी ऑप्शन नहीं है उसको हम निगलेक्ट कर देंगे। उसके बाद हमारा जो है
आ जाएगा। उसके बाद आप लोग जानते हैं कि प्राचीन पूर्व काल में बेबीलोनिया, मिस्र और प्राचीन चीन की जो संस्कृतियां हैं वह एक जैसी थी। तो सेकंड ऑप्शन पे जो है हमारा हो जाएगा ए। पहले पे हमारा बी, दूसरे पर ए, तो बी और ए हो गया। तीसरा ऑप्शन हो गया हमारा का कि पूर्व चीन, फिलिस्तीन और भारत में चिंतन परावर्तन का चरण था। तो तीसरे स्टेज पे हमारा चिंता परावर्तन का स्टेज देखने को मिलता है। उसके बाद चौथा स्टेज जो आता है वह यूनान में आलोचनात्मक एवं व्यवस्थित विचार के चरण देखने को मिलते हैं। नंबर 4 पे ये आ जाएगा। और नंबर 5 पे होगा प्रायोगिक पुनर्संरचना के चरण अर्थात आधुनिक विज्ञान। तो लास्ट में हमारा आधुनिक विज्ञान हो जाएगा। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा सेकंड हो जाएगा। कौन सा? सेकंड ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी मेथड नामक पुस्तक के लेखन किस समाजशास्त्री ने किया है? तो ये आप सभी जानते हैं कि रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी मेथड इमाइल दुर्खीम से संबंधित पुस्तक। तो अगला प्रश्न जो है यहाँ पे है, समाज के विभिन्न प्रकार कौन से हैं, अर्थात समाज के अलग अलग प्रकार कौन से हैं? तो हो जाएगा कृषक समाज आपका, दूसरा हो जाएगा औद्योगिक समाज, और तीसरा हो जाएगा शिकार ग्रहण समाज। तो यह जो है ए, बी और डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। अगला प्रश्न है कि सामाजिक न्याय निम्नलिखित में से किसके वितरण के संबंध में न्याय है, अर्थात किनका वितरण होगा तो सामाजिक न्याय समझा जा सकता है। तो सामाजिक वितरण में किसके मतलब किनका किनका मिल जाए, अगर अधिकार कौन कौन से मिले कि सामाजिक न्याय समझा जाता है? तो पहला, संपत्ति में अधिकार मिलना ही मिलना चाहिए, समान अवसर मिलना चाहिए उनको। तो जिसमें ए और सी ना हो उसको काट देंगे, तो हट गया। और जो चौथा माना गया है वह सत्ता का अधिकार, अर्थात राजनीति में भी उनको अधिकार मिलना चाहिए, तो उसे सामाजिक न्याय या अधिकार माना जाता है। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा ए, सी, डी। अगला है, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में रिक्शे वालों का वर्ष 1965 में अध्ययन किया है? तो लखनऊ में रिक्शे वालों का वर्ष 1965 में अध्ययन किया है हर्बर्ट रिजले, हार्वर्ड सिल्फ, हेराल्ड गोल्ड या जोसेफ सुपीटर। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा हेराल्ड गोल्ड है, जिन्होंने लखनऊ के रिक्शों वालों का वर्ष 1965 में जो है अध्ययन किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से समाज वैज्ञानिक फ्रैंकफर्ट स्कूल या क्रिटिकल थियरी से जो है संबंधित नहीं है? तो कौन से जो है इसमें पूछा है संबंधित है क्रिटिकल थियरी से? तो सबसे पहले एंथनी गिडिंग्स। कौन हो गए? एंथनी गिडिंग्स हो गए, नहीं होंगे तो यही हटा देंगे। उसके बाद हर्बर्ट मार्क्यूज हमारे आलोचनात्मक माने जाते हैं, हॉर्खहाइमर और एरिक फ्राम, ये जो तीनों हैं यह हमारे आलोचनात्मक सिद्धांतकार माने जाते हैं या क्रिटिकल थियरी फ्रैंकफर्ट स्कूल से जुड़े हैं। इनके अलावा हैबरमास सबसे प्रमुख नाम है, किसका? हर्बरमास का, अल्थ्यूजर का। तो ये दो नाम प्रमुख हैं। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका बी, सी और डी। अगला है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक द राइज ऑफ नेटवर्क सोसाइटी? तो मैनुअल एम क्रॉसली, ए मेयर या एस एल पुलर, जॉर्ज सिमेल या मैनुअल कैसेल्स? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा मैनुअल कैसेल्स, राइज ऑफ द नेटवर्क सोसाइटी के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने
जनगणना में किस जनगणना में व्यक्तियों के शारीरिक अशक्तता, अंधे, व्याधि, मूक की श्रेणियों में प्रारंभ की गई थी? 1881, 1931, 1951 या 1961? तो जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1931 में जो जनगणना हुई थी उसमें दिव्यांगजनों का भी जनगणना किया गया था, मूक, बधिर या अन्य लोगों को भी गिना गया था अलग से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन तुलनात्मकता विधि का सर्वोत्तम उदाहरण है? माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, द सुसाइड, इमाइल दुर्खिम की, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कार्ल मार्क्स और एंजल्स की? तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वह द सुसाइड होगा, इमाइल दुर्खिम ने, जिसमें आत्महत्याओं का तुलनात्मक अध्ययन किया। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वालों को इन्होंने जो है अध्ययन किया था। लगभग 26,000 से अधिक आत्महत्याओं के इन्होंने जो है अध्ययन की थी, जो केस थे लेकर। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोसाइटी इज मास सोसाइटी? तो किस तरह का समाज जो है मास सोसाइटी के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट होगा इंडस्ट्रियल सोसाइटी। लेकिन इसका जो आंसर की में आंसर दिया गया था वह पीजेंट सोसाइटी दिया गया था, जो कि गलत है, अर्थात यह क्वेश्चन चैलेंज होगा। इस क्वेश्चन के नंबर आप सभी को मिलने हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इंडस्ट्रियल सोसाइटी। अगला है, मार्क्स ने अपनी किस रचना में द कमोडिटी ऑफ फार्म के विषय में लिखा है? तो मार्क्स दास कैपिटल में, द जर्मन आइडियोलॉजी में, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी में, द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस में? तो दास कैपिटल में इन्होंने जो है द कमोडिटी ऑफ फर्म्स की जो है चर्चा की है। अगला प्रश्न है, ग्लोबलाइजेशन की संकल्पना का उपयोग निम्नलिखित में से किसने किया है? आर रॉबर्टसन ने, आई वालरस्टीन ने, एम वाटर्स ने, एल मार्टेल ने? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आर रॉबर्टसन है, जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन संकल्पना का जो है उपयोग किया है। हु सेड दिस, वी नाउ लाइव इन द टाइम ऑफ द ट्राइब? किसने कहा कि अब हम जनजातीय जीवन में जी रहे हैं? आर राइडर, जी ड्रेवी, एम मैसॉयल या सी बैरनो? तो यह किसने कहा है कि हम अभी भी जो है जनजातियों के जीवन, आदिम जीवन जी रहे हैं? तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा एम मैफेसॉयल, जो है जिन्होंने यह कथन कहा है। अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग पॉइंट ऑफ द टर्म इंटरसेक्शनलिटी अंतर विषय परकता की चर्चा कितने की है? बारबरा स्मिथ, कॉम्बी रिवर्स, क्रिम्ब्रेल क्रेंसा, पैट्रिक हिल कॉलिंस? तो किसने इस टर्म का प्रयोग किया है? तो यह जो इंटरसेक्शनलिटी जो शब्द है या अंतर विषय परकता शब्द का जो है टर्म को देने वाले का श्रेय जो जाता है वह किम्ब्रेलेस क्रेंसा है, जिन्होंने यह टर्म इजाद किया था। अगला और आज का आखिरी प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है दिए गए कूटों के अनुसार। परिकल्पनाएं दी गई हैं और विचारक दिए गए हैं। तो पहला नेटवर्क समाज है। तो नेटवर्क समाज की बात कौन करते हैं यहाँ पे? तो नेटवर्क समाज की बात करते हैं मैनुअल कैसल। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन से हमारा हो जाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। दूसरा, द्रविड़ीय आधुनिकता की बात किसने की है? तो द्रविड़ीय आधुनिकता की बात करते हैं जिंगट पोमैन। परा आधुनिकता की बात करते हैं एंथनी गिडिंग्स। और स्वबोधक आधुनिकता की बात करते हैं उलरिच बेक। तो राइट आंसर यहाँ ए हो जाएगा। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।